चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज होमोजेनियस इक्वेशन या फिर कह सकते हो होमोजेनियस एक्सप्रेशन। ये दोनों चीज़ें अलग है। देखिए, एक्सप्रेशन हम तब कहते हैं कि जब उसके अंदर इक्वल का साइन नहीं होता, और इक्वेशन तब कहते हैं जब उसके अंदर इक्वल का साइन होता है। तो किस तरीके के एक्सप्रेशन को होमोजीनियस कहा जाता है या फिर किस तरीके के इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसके पहले भी हम लोगों ने मेरे ख्याल से डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखा होगा। आपको जो भी एक्सप्रेशन है इक्वेशन दिया है उसके अंदर जितनी भी टर्म्स होती है, सभी टर्म्स का अगर डिग्री सेम है तो उसको कहा जाता है होमोजेनियस एक्सप्रेशन है इक्वेशन। जैसे आप पॉलिनोमियल लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। अब अगर मैंने इतना ही लिख दिया तो ये बन गया एक्सप्रेशन। अगर मैंने इसको इक्वेट कर दिया 0 के साथ में या फिर कोई भी नंबर के साथ में तो ये बन गया इक्वेशन। अब इसको होमोजीनियस कहना है या नहीं, ये कब कैसे तय होगा, तो इस एक्सप्रेशन या इक्वेशन के अंदर ये हटा दिया, एक्सप्रेशन बन गया, इसको लगा दिया, इक्वेशन बन गया। तो मैं इक्वेशन की बात करता हूं, दोनों में मीनिंग सेम ही है। होमोजीनियस का डेफिनेशन दोनों में भी सेम है। अगर एक्सप्रेशन है तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन कहिए, इक्वेशन है तो होमोजीनियस इक्वेशन कहिए। अब ये होमोजीनियस है या नहीं, ये कैसे तय होगा, तो इस इक्वेशन के अंदर की हर टर्म का डिग्री देखिए। अब प्रत्येक टर्म का डिग्री का मतलब क्या होता है, तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उन सबके पावर का एडिशन कर दो। जैसे इस टर्म के अंदर एक ही वेरिएबल है तो कितना उसका पावर है 3, तो इस टर्म का डिग्री बन गया 3। इस टर्म का डिग्री क्या होगा, तो देखिए ये वेरिएबल इसका पावर क्या है 2 और इस वेरिएबल का पावर क्या है 1, सो 2 + 1 बन गया 3। इस टर्म का डिग्री क्या होगा, इसका पावर है 1, इसका पावर है 2, तो इसका डिग्री बन गया 3 और इसका भी डिग्री बन गया 3। तो क्या समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स है सभी का डिग्री क्या है 3 है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, होमोजीनियस इक्वेशन। अगर मान लो गलती से भी मैं इसको हटा देता हूं 2 को, तो इस टर्म का डिग्री कितना बन गया, इसका 1 है और इसका 1, 1 + 1 2। तो भैया ये नहीं हो सकता होमोजीनियस। आपके दिए गए पॉलिनोमियल के अंदर या फिर दिए गए इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स है सभी के डिग्रीज सेम होने चाहिए, तब जाके उस इक्वेशन या एक्सप्रेशन को आप लोग होमोजीनियस इक्वेशन कह सकते हो। ठीक है। अब ये सवाल पैदा होता है, अगर होमोजेनियस इक्वेशन का आप लोगों को मतलब समझ में आया है तो हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे हमारे, दैट इज थियरम है हमारे साथ। हमारे पास एक थियरम है जो कहता है कि जब आप दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन लिखते हो तो वो बेसिकली होता है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, अगर वेरिएबल आपके एक्स एंड वाई है तो। कैसे, देखिए बात हो रही कंबाइंड इक्वेशन की, दो लाइंस की, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मैंने लिया। दूसरा है मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो उनका कहना है कि आप लोग इसका कंबाइंड इक्वेशन निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकेंगे हम लोग इसका एक कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो उनका कहना है कि निकालिए और फिर देखिए कि क्या आता है वो कंबाइंड इक्वेशन। तो भाई हम लोग इसका कंबाइंड इक्वेशन निकालते, अब जो भी आएगा नतीजा वो जनरलाइज्ड नतीजा होगा क्योंकि हमने जनरल इक्वेशन ले रखे हैं। समझ रहे हो बात को, जिसके अंदर सारी पॉसिबिलिटी इंक्लूड है, ऐसे हमने दो लाइन के इक्वेशन लिए हैं। अब इससे छोटे भी इक्वेशन हो सकते हैं, तो हमने बड़े पैमाने पर मासेस के ऊपर अगर कोई रूल हम डिफाइन कर पा रहे हैं तो वो सभी के लिए डिफाइन हो जाएगा। तो हमें अब क्या नतीजा मिलता है देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक एक चीज, एक थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन करना है कि हमारा जो थियरम्स है, बेसिकली जो थियरम है वो बेसिकली किसी भी लाइन के लिए नहीं है, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए है। तो इनका ये कहना है कि अगर आपके पास दो लाइन से विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देयर कंबाइंड इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। तो अगर दो लाइंस हमें ओरिजिन में से पास होने वाली लेनी है तो कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिन में से पास होने वाली लाइंस का इक्वेशन क्या होता है,
उसके अंदर कांस्टेंट मौजूद नहीं होता, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने बताई है। जैसे आप लोग खुद भी देख सकते हो कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन का इक्वेशन है, और अगर मैं कहता हूँ कि ये लाइन ओरिजिन में से पास होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन 0,0 लाई ऑन दिस लाइन, सो दिस इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगर मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। सो ए इंटू जीरो दैट इज जीरो प्लस बी इंटू जीरो इज जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि जो भी लाइन ओरिजिन में से पास होती है उसका कांस्टेंट जीरो होता है, सी का वैल्यू जीरो होता है। तो इसलिए जब भी ओरिजिन में से पास होने वाली आप वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे तो वो किस फॉर्मेट में होता है, उसके अंदर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली हमारा जो थ्योरम है उसका जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हमें जाना है, और उसका हमें रिजल्ट देखना है क्या आता है। तो क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट कि भैया आपके पास दो लाइन्स है जो ओरिजिन में से पास हो रही है, ठीक है। तो उनका कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगा, इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो क्या ये बात सही है, हम लोग चेक करते हैं। तो जो गिवन है उसको हमने लिया है, दैट इज वी हैव टू लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन में से पास होने वाली हमारे पास दो लाइंस है। अब हमें इसका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, तो ठीक है, a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इज इक्वल टू जीरो। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a1 इंटू a2 एक्स स्क्वायर प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो a1 b2 xy प्लस b1 a2 xy प्लस b1 b2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अभी बेटा इसको थोड़ा सा अगर ढंग से लिखा जाए तो a1 a2 एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स वाई को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा a1 b2 प्लस b1 a2 एक्स वाई प्लस b1 b2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नाउ दिस a1 इंटू a2, दिस एंड दिस ऑल आर कॉन्स्टेंट। सो क्योंकि मैं जनरलाइजेशन करने चाहता हूँ तो मैं इन सबको रिप्लेस करूँगा। सो मैं a1 इंटू a2 को रिप्लेस कर रहा हूँ स्मॉल a से, सो दिस इट विल लुक लाइक ax स्क्वायर प्लस मैं इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ 2h से। अब यहाँ पर दिमाग मत लगाना कि 2h ही क्यों लिया है, ठीक है, क्योंकि आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते समय आपको कन्वीनियंट रहेगा इसलिए 2h लिया है, अदरवाइज आप इसको सिंपल h से भी रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते समय कन्वीनियंट जाए इसलिए आपने इस कॉन्स्टेंट को 2h से डिनोट किया है, ठीक है। तो a1 b2 प्लस b1 a2 ये जो कांस्टेंट है दिस इज रिप्लेस्ड बाय 2h इन आवर जनरल इक्वेशन, जनरलाइजेशन जो करे, एंड दिस b1 b2 इज रिप्लेस्ड बाय b, so plus b y square is equals to 0. So these are the constants and they are unnecessary taking place on our board, so we have reduced it by denoting it by another symbols. So ax square plus twice hxy plus by square is equals to 0. ये आपने लिखा है इक्वेशन। अब बेसिकली ये क्या है, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस व्हिच वी आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसको देखिए कि भाई साहब ये है क्या, a 2h एंड b आर द कांस्टेंट्स। अब बात करते हैं इस टर्म के डिग्री की, इसके अंदर वेरिएबल है x जिसका पावर है 2, तो इस टर्म का डिग्री है 2। इसके अंदर ये कांस्टेंट है, इसका पावर है 1, इसका पावर है 1, 1 प्लस 1 2, दैट इज इसका डिग्री आया 2। यहाँ पर ये कांस्टेंट है y का डिग्री, y का पावर है 2, तो इस टर्म का डिग्री, इस पूरे टर्म का डिग्री बन गया 2। तो क्या समझ में आ रहा है, इस ये जो कंबाइंड इक्वेशन आपने लिखा है दो लाइंस का, which are passing through origin, ये कोई भी दो रैंडम लाइंस नहीं है जो कहीं से भी जा रही है, ये ऐसी लाइंस है जो प्लेन के अंदर ओरिजिन में से पास होगी। तो अगर आपकी दो लाइंस ओरिजिन में से पास हो रही है तब और सिर्फ तब ही ये नतीजा क्लियर है, इस बात को समझिए। तो जब आपकी दो लाइंस ओरिजिन में से पास होती है तो उनका कंबाइंड इक्वेशन होता है इस फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, जिसको हम लोग कह रहे हैं होमोजीनियस। होमोजीनिटी क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, तो उसको कहा जाता है होमोजीनियस, सब एक तरीके का। हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस, दीज आर द टू टर्म्स दैट यू माइट हैव लिसन्ड समवेयर, ठीक है ना, व्हाइल यू आर स्टडीइंग अदर सब्जेक्ट्स। सो होमोजीनियस, इसको हम कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। कौन सा डिग्री का, सेकंड डिग्री। और क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर एक्स वाई है तो आपने लिया इन एक्स एंड वाई, इन एक्स एंड वाई। सो दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। क्या समझे कि अगर आपके पास दो लाइंस ओरिजिन में से पास होने वाली है तो उनका कंबाइंड इक्वेशन होता है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई।
तो इस बात को दिमाग में एकदम से फिट बिठा लेना कि ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर is the combined equation of pair of lines, is combined equation of pair of lines passing through origin. स्टेटमेंट को समझना, इसका कॉर्नर्स पार्ट सही नहीं है, हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और कॉर्नर्स पार्ट ही एग्जाम के अंदर एज ए थ्योरम पूछा जाता है, ये सीधा वाला पार्ट कोई नहीं पूछता, क्योंकि ये सीधा सीधा दिखाया जा सकता है कि इफ वी हैव टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन प्रूव दैट देयर कंबाइंड इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो ये तो क्लियरली प्रूव हो गया आपके सामने। इसका कॉर्नर्स पार्ट क्या होगा कि अगर आपको कोई होमोजेनियस इक्वेशन दिया है सेकंड डिग्री का, इफ वी हैव होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, देन क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है दो लाइंस को जो ओरिजिन में से पास हो रही है। उल्टा मैं कह रहा हूं, आप समझिए इस बात को, कॉन्वर्स की बात कर रहा हूं। पहला पार्ट था कि आपके पास दो लाइंस थी, गिवन थी, आपके पास ऑलरेडी दो लाइंस थी जो ओरिजिन से जा रही थी, तो उनका कंबाइंड इक्वेशन यही आना है। लेकिन अगर इससे उल्टा आपको दिया है, दैट मीन्स एट फर्स्ट वी हैव गिवन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, तो क्या हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन ऐसे दो लाइंस का है जो ओरिजिन में से पास हो रही है? तो जरूरी नहीं है, इस बात को समझिए। कई सारे केसेस में ये पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन हम इसको जनरलाइज्ड नहीं बता सकते। तो अगर आपको पहले इक्वेशन दिया है सेकंड डिग्री इक्वेशन, और फिर बाद में अगर आप नतीजे की बात कर रहे हो, तो उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि दिया गया होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके दो लाइंस को ही रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन में से जा रही है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। तो ये जो है ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अभी ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो आपको दिया गया होमोजेनियस इक्वेशन है तो वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन में से पास हो रही है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इस चीज को हमें प्रूव करना है, ठीक है, इस चीज को हमें प्रूव करना है। अब कॉन्वर्स पार्ट जो प्रूव करने वाले हैं, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है एज अ थियरम 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए, ज्यादातर 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। सो क्या थियरम का स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं और फिर हम लोग उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कॉन्वर्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर ये एक थ्योरम है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए, समझ रहे हो बात को, और कई बार पूछा जा चुका है, 5-6 बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो क्या थ्योरम है कि ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 represents pair of lines passing through origin if h square minus ab is greater than or equal to 0। आप समझ रहे हो इस बात को? देखो उल्टी बात बिल्कुल सही है कि अगर दो लाइंस ओरिजिन में से जा रही है तो उनका कंबाइंड इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, लेकिन अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन दिया है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री अगर दिया है तो आप गारंटेड नहीं कह सकते कि ये लाइंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। आपको उसका सेपरेट इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि ये ओरिजिन में से पास हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो ओरिजिन में से पास होने वाली लाइंस को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है फिर कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है एंड इफ वी हैव टू चेक वेदर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू to check this, so we are just going to find out the value of h square minus ab. If this value is greater than or equals to 0, then we can certainly say that this equation represents the pair of lines which is passing through the origin। तो यहाँ पर कंडीशन है कि आपका जो दिया गया इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो इस थियरम को आपको प्रूव करना है, तो इसको हम 3 केसेस के अंदर सॉल्व करेंगे।
क्योंकि देखिए आपका जो ये इक्वेशन है सेकंड डिग्री का, ये अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई इज रिटन इन दिस वे। समझ रहे हो बात को? तो इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों टर्म्स प्रेजेंट हो। कई बार ऐसा भी आपको होमोजेनियस इक्वेशन दिया जा सकता है कि जिसके अंदर बी वाला टर्म एब्सेंट हो, दैट मीन्स बी का वैल्यू जीरो हो, या फिर इन दोनों का वैल्यू जीरो हो। अगर आप एक्स एंड वाई की बात कर रहे हो तो इसको तो आप जीरो नहीं बना सकते, ठीक है। अगर इसको जीरो बना दिया तो इन दोनों को नॉन जीरो रखना पड़ेगा, इस बात को समझिए। तो थ्री केसेस हमारे कैसे बनेंगे? केस वन हम लोग लेने वाले हैं कि जिसके अंदर हमारा बी जीरो हो, मतलब वाई स्क्वायर वाला टर्म एब्सेंट है। अगर वाई स्क्वायर वाला टर्म एब्सेंट रहता है तो भी ये जो बचा हुआ इक्वेशन है दैट विल बी द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स और वाई दोनों मौजूद है। तो एक तो हम केस लेंगे कि जिसके अंदर आपका बी जीरो है, और जब बी जीरो है तो उस समय ए एंड एच इज नॉट जीरो, ये वाला केस हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर बी भी जीरो है, ए भी जीरो है, ठीक है, सिर्फ ये दोनों ही जीरो है, ये नॉन जीरो है। तो क्या मतलब केस समझ रहे हो आप? क्या इस केस के अंदर, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आपको हर बार तीनों टर्म्स वाला ही इक्वेशन मिले, तो इसलिए सभी केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो बी का वैल्यू जीरो होता है तो बचा हुआ इक्वेशन जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है कंबाइंड इक्वेशन, तो क्या उससे हमें दो लाइंस मिलेंगी जो ओरिजिन में से पास हो रही है, ये हम चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि और बी और ए दोनों का भी वैल्यू जीरो है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में दिया गया इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास हो रही है। एंड लास्ट केस विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, दैट इज व्हेन b is not equals to 0, b is not equals to 0, that means all the three terms are present, b is not equals to 0, also a and h are not equals to 0, ठीक है। तो इन तीनों केसेस के अंदर कैसा बिहेवियर है ये हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं, दैट इज केस नंबर वन, ठीक है। मैं मार्कर चेंज करता हूँ। केस नंबर वन हम लोगों ने लिया है कि जिसके अंदर मान लेते हैं कि b का वैल्यू जीरो है। अब दिए गए इक्वेशन में अगर b जीरो है तो इक्वेशन कितना बच गया आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई जीरो। अब आपको ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन में से पास हो रही है। तो सिंपल इसका सेपरेट इक्वेशन निकालिए, एक्स कॉमन लिया, बचा क्या, ए एक्स प्लस ट्वाइस एच वाई इज इक्वल टू जीरो। So this implies either x is equal to 0 or ax plus twice hy is equal to 0। तो बेटा x is 0 का मतलब तो y एक्सिस बन गया। तो मतलब ये इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि जब भी b वाला y स्क्वायर वाला टर्म एब्सेंट रहेगा तो वो जो सेकंड डिग्री इक्वेशन रहेगा दैट विल क्या करेगा, वो जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें से एक लाइन y एक्सिस रहेगी। तो देखिए आपके पास यहाँ पर इस लाइन के अंदर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, दैट मींस दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड दिस इज y एक्सिस, इट इज ऑब्वियसली पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस वाले केस के अंदर तो बात तय है कि अगर आपका b जीरो भी होता है, ठीक है ना, तो भी आपका जो इक्वेशन है तब आपको इस कंडीशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तब डायरेक्टली आपके जो आपका जो, क्योंकि b जीरो है मतलब आपका इक्वेशन इतना ही रहेगा, दो टर्म्स ही रहेंगे लेफ्ट में, तो ये ऑब्वियसली दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास हो रही है। सेकंड केस के अंदर क्या होने वाला है, केस नंबर टू के अंदर ए जीरो है बी जीरो है, तो इक्वेशन बचा कितना, 2h xy इज इक्वल टू 0। तो 2h तो कांस्टेंट है तो इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स में तो 0 बन जाएगा, तो बचेगा xy इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज either x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर या तो x 0 है या फिर y 0 है। अब x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस के बारे में बात हो रही है, ये तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है, एंड y इज इक्वल टू 0 ये तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है। क्या समझे आपको? इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर a और b 0 है और सिर्फ ट्वाइस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट का इक्वेशन दिया है, तो ये ऑब्वियसली कंबाइंड इक्वेशन है ऐसी दो लाइंस का जो ओरिजिन में से पास हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो आपकी दो लाइंस है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ओरिजिन में से पास होगी, ठीक है। तो दोनों भी केसेस के अंदर विदाउट कंसिडरिंग दिस कंडीशन वी कैन डायरेक्टली से दैट इफ वी हैव गिवन सेकंड डिग्री होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन विद दीज टू कंडीशंस देन दैट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर दिस थियरम, ठीक है, जिसके लिए मार्क्स दिए जाते हैं बेसिकली, क्योंकि पहले दो केसेस तो ऑब्वियस थे। अब बात करते हैं थर्ड केस की, लेकिन ऑब्वियस है फिर भी मेंशन करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 में आपके पास b इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ऐसा मत समझना कि इन दोनों में से कोई 0 हो सकता है। अब आपके पास जनरल इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन है। So now we have ax square plus twice hxy plus by square, ठीक है।
सो b इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये दोनों भी 0 नहीं लेना है अभी, ठीक है। वी वर टॉकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ b, दैट इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b, b का वैल्यू क्या होगा, उसी से हम रिलेट कर रहे हैं। तो जब हम b की बात कर रहे हैं और अगर दोनों की बात नहीं करते तो ये मौजूद है, ये 0 नहीं होंगे, इसकी बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो तीनों भी नॉन जीरो है। अब आपको करना क्या है, अब हमें ये देखना है कि क्या ये कंबाइंड इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन में से पास हो रही है विद दिस कंडीशन। ऐसे होता है, मतलब जब आपके पास पूरा इक्वेशन रहेगा तब अगर ये ओरिजिन में से पास होने वाली लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कौन से केस में करेगा, ये बेस रखने की जरूरत है या नहीं, इस कंडीशन की तहत करेगा या फिर ऐसे ही करेगा या नहीं करेगा, ये चीज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक इन y। तो अगर y में क्वाड्रेटिक बनाना है तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको। सो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर, सो वी गेट a प्लस ट्वाइस h x y बाय एक्स स्क्वायर। तो एक x तो चला गया तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस h y बाय एक्स प्लस b y बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी y बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस h इंटू वाई बाय एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y बाय एक्स। आप चाहो तो y बाय एक्स को m से रिप्लेस करके फिर फॉर्मूला मेथड यूज करके m का वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो आपका वेरिएबल y बाय एक्स है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y बाय एक्स। ये बात समझते हो ना आप। देखो आप जब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जब आप कहते हो तब ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। उसी प्रकार से ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y बाय एक्स, मतलब इसके अंदर का वेरिएबल ही y बाय एक्स है। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको y बाय एक्स का वैल्यू मिलेगा, ओके। तो वो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ y बाय एक्स बाय फॉर्मूला मेथड। सो इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में। तो a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू है 2h एंड c का वैल्यू है a, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट वी विल फाइंड हियर। सो b स्क्वायर का मतलब है 4h स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी का मतलब है 1 इंटू a। सो वी हैव 4h स्क्वायर माइनस 4a। सो अगर हम इसमें से, अरे b कहाँ गया, b यहाँ पर था ना, ये तो खा दिया मैंने तो b को। तो ये का वैल्यू है b। सो b स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4ab, तो 4ab, तो इसमें से 4 कॉमन निकलेगा तो बचेगा h स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac का भी वैल्यू मिलेगा। तो चलिए अब फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं। सो y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। सो नाउ माइनस b, तो b का वैल्यू कितना है बेटा, b का वैल्यू है 2h। सो आपको यहाँ पर लिखना है माइनस 2h प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 4 टाइम्स रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट में लिखना है 2 टाइम्स a का मतलब क्या है b वैल्यू है a का। सो माइनस 2h प्लस और माइनस, अब ये 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 और रूट के अंदर रहेगा h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 2b। देखो हर टर्म के अंदर 2 है तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस h प्लस रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई b, ये एक आपको सोल्यूशन मिल गया। y बाय एक्स इज इक्वल टू, चलिए प्लस और माइनस x लिखता हूँ। अब इसको सेपरेट करेंगे तो आपके पास दो सोल्यूशन है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस एच प्लस रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई b, ओके। एंड अनदर इज y इज इक्वल टू माइनस एच माइनस रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई b। तो बेटा ये जो डिवाइड बाय x है उसको अगर इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होके x बन जाएगा और इसका भी x जो है वो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होके x बन जाएगा। तो आप देख रहे हो ये कौन से फॉर्मेट में आ चुका है। दिस इज y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। सो c एब्सेंट है बेटा, c एब्सेंट है, इसका मतलब क्या, these are the two lines, these two equations represent two lines which are passing through origin, but
ये इक्वेशन लाइंस का तभी एग्जिस्ट करेगा जब रूट के अंदर जो वैल्यू दिख रही है एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये रियल होगी। अगर ये ग्रेटर देन दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस passing through origin only if h square minus ab is greater than or equals to 0। देखो अगर इक्वल टू 0 आता है इसका वैल्यू तो दो लाइन से जो ओरिजिन में से जा रही है और कोइंसिडेंट है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो दो अलग अलग लाइन से विच आर नॉट कोइंसिडेंट बट दे आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो भाई साहब रूट के अंदर तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज नॉट रियल नंबर, वो कॉम्प्लेक्स के सेट में चला जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स का तो लाइन के अंदर कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो इमेजिनरी लाइन बन जाएगा, लाइन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, तो वहाँ पर नंबर इमेजिनरी आ रहा है, मतलब लाइन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इमेजिनरी लाइन का मतलब होता है कि लाइन का एग्जिस्ट ना करना। तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको कि ये जो इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, दिस रिप्रेजेंट्स this is the combined equation of two lines which are passing through the origin only if h square minus ab is greater than equals to 0। समझे इस बात को? तो अब हमारे जहन में ये बात एकदम फिट हो जानी चाहिए कि सबसे पहली बात इसका उल्टा केस जो शुरुआत में देखा था कि अगर दो लाइंस ओरिजिन में से पास हो रही है तो उसका कंबाइंड इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन दिया है इस फॉर्म में तो जरूरी नहीं कि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन में से जा रही है, ये तभी रिप्रेजेंट करेगा जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। समझ में आई बात अभी? तो ये थ्योरम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आगे एग्जांपल सॉल्विंग में, तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब यहीं से आप कुछ नेचर ऑफ लाइन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे नेचर ऑफ लाइन के बारे में बात कर सकते हैं? देखिए आपको पता है कि ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस को, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन ओनली इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा ये कंडीशन के तहत, तो वो लाइंस का इक्वेशन क्या होगा? वो दो लाइंस का y इज इक्वल टू -2h, सॉरी -h है, प्लस और माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, -h प्लस और माइनस रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी। सो दीज आर द टू लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ दिस कंडीशन पर। सो नेचर ऑफ लाइंस क्या रहेगा? नेचर ऑफ लाइंस मतलब इन दो लाइंस का स्वभाव कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो दीज टू लाइंस आर रियल, मतलब है वास्तव में वो लाइंस है, एंड डिस्टिंक्ट है, अलग अलग लाइंस है दो। ठीक है, नाउ इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 बन जाता है देन दीज टू लाइंस आर रियल, वास्तव में है, लेकिन रियल एंड कोइंसिडेंट, दो अलग अलग लाइन है नहीं वो। समझ रहे हो बात को? और तीसरी केस अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होता है देन आपके पास लाइंस ही नहीं है, नो रियल लाइंस, मतलब लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसीलिए तो कंडीशन दिया है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज द नेचर ऑफ लाइंस विच विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग इन रूट्स के सम एंड डिफरेंस की। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर एक चीज ध्यान में लेंगे तो ये जो इक्वेशन है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर ये जो इक्वेशन है ना, तो ये क्या है बेटा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन y बाय एक्स, और इसके दो रूट्स है, दो रूट्स है इसके। एक रूट को मैं कहूंगा, अगर मैं एक रूट को m1 कहता हूं, ठीक है, देखिए ऐसे मैं बताता हूं आपको, जैसे हमने इसको क्या लिखा था,
हमने इसको लिखा था, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके हमने इसको लिखा था बी बाय वाई बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच वाई बाय एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा था हमने. नाउ इफ वी रिप्लेस दिस y by x, पुट y by x by m, हाउ आवर इक्वेशन विल लुक लाइक, कैसे दिखेगा? इफ वी रिप्लेस y by x by m, then bm square plus twice hm plus a is equals to 0. तो ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको कहा जाता है बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर m, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल m. तो इसके अंदर ये जो m के वैल्यूज है बेसिकली वो क्या है, इसके दो रूट्स रहेंगे, एक m1 और एक m2. तो m1 का वैल्यू आप मान लेते हैं माइनस एच प्लस रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी, और दूसरा वैल्यू है आपके पास m2 दैट इज माइनस एच माइनस रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी. समझ रहे हो बात को? तो आप लोग जब आपको ऐसा इक्वेशन दिया हो तो आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिख सकते हो जस्ट बाय रिप्लेसिंग y बाय एक्स बाय एम, और इसके जो रूट्स रहेंगे वो रूट्स रहेंगे बेसिकली, वो रूट्स क्या है अगर आप देखेंगे तो ये जो रूट्स है इसके m1 और m2, मतलब नाम ही m1 m2 क्यों दिया है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो आपने इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिया. अब ऑक्सिलरी इक्वेशन में लेने के बाद में जो दो रूट्स मिल रहे हैं वो बेसिकली स्लोप्स ऑफ द लाइंस है. ये दो क्या है, ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके ये स्लोप्स है. दीज टू आर द स्लोप्स. m1 एंड m2 मैं यहां पर लिख देता हूं, m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ लाइंस, स्लोप्स ऑफ लाइंस represented by ax square plus twice hxy plus by square. क्या समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मैं जो बता रहा हूं ये एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और आप इससे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हो ना, इसका ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा तो इसके जो रूट्स मिलेंगे वो रूट्स ये है बेसिकली, और ये जो रूट्स है बेसिकली वो स्लोप्स है. ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उन दो लाइंस के ये स्लोप होते हैं. इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. और अगर ये स्लोप्स है तो सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स आप निकाल सकते हो. हम लोग यहां पर बोल सकते हैं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, लेकिन बेसिकली वो क्या है, सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स है. तो दोनों एक ही बात है. तो इस इक्वेशन के लिए आप लिखेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो अगर आप इनके रूट्स को m1 m2 बोलते हो तो m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2 हमें देखना है क्या आता है. लेकिन अगर आपको ये चीज पता है कि वो m1 m2 जो इसके रूट्स है वो बेसिकली ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उन्हीं के ये स्लोप्स है, तो आप बोल सकते हो सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, ये भी चीज आप बोल सकते हो. तो कैसे इन दोनों का सम निकाला जाएगा, सम ऑफ द रूट्स, बिल्कुल सिंपल है, इन दो रूट्स का सम निकालना है. तो m1 प्लस m2 दोनों का अगर सम करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये और ये ऑपोजिट नंबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. तो माइनस एच बाय बी मिलेगा विच इज माइनस 2h बाय बी. तो इसको ध्यान में रखना अच्छे से, m1 प्लस m2 सम ऑफ द रूट्स इज माइनस 2h बाय बी. ठीक है, दूसरी बात करेंगे इनके प्रोडक्ट की. तो m1 इंटू m2 करना है आपको. तो देखिए m1 है आपके पास माइनस एच प्लस रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी इंटू माइनस एच माइनस रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी. तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो नीचे का मल्टीप्लीकेशन तो बी स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ पर a, इसको a मानिए, ये भी a प्लस बी माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. समझ रहे हो इन बात को? ओ भाई समझो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज माइनस एच होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर. सो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस एच का स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी है डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर. सो ब्रैकेट खोलेंगे तो नेगेटिव ये बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा पॉजिटिव ए बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर.
तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बाई बी बचेगा। तो भैया इस कंडीशन को अच्छे से ध्यान में रखना कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है ए बाई बी, या फिर बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। तो ये दो फॉर्मूलेज हमें मिल रहे हैं, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में देख रहे हो, अगर स्लोप के फॉर्म में देख रहे हो, तो सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। सो इसको अच्छे से ध्यान में रखना, एग्जाम्पल में यूज करना है। क्या समझे? अगर हमें होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई दिया है, ठीक है, तो बेटा y बाय एक्स को m से रिप्लेस करके जो इक्वेशन लिखेंगे इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन कहा जाएगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन में से जा रही है, वो अगर लाइंस है तो उनको स्लोप रहेगा। तो ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके स्लोप अगर निकालने हैं तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करो, उसको सॉल्व करो, उसके रूट्स निकालो, दीज टू रूट्स विल बी द स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस। देन वी कैन टेक सम ऑफ द स्लोप्स, तो वो -2h बाई बी है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप a बाई बी है। तो अगर सिर्फ ये इक्वेशन दिया है तो a, h और b को कंपेयर करके आप -2h बाई बी मतलब ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके स्लोप की डायरेक्टली सम लिख सकते हो, जस्ट बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद दिस इक्वेशन। a, h, b के वैल्यू निकाले कि -2h बाई बी सम ऑफ द स्लोप्स एंड a बाई बी प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। समझ रहे हो? ऐसे उसका यूज करना है, ठीक है। तो अभी और क्या चीज मुझे पता नहीं, इसके अंदर देख लेता हूँ एक बार। तो बेटा थ्योरम को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, है ना? तो ठीक है, यहाँ पर हमारा ये थ्योरी पार्ट खत्म होता है। अब बची हुई एक्सरसाइज 4.1 जो बची हुई है, पहले दो क्वेश्चन हमने लिए, वो अभी सॉल्व करने में मजा आएगा। और अच्छे एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ रहे हो बात को? अब ये सारी चीजें मैं एग्जाम्पल के अंदर फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। गुड बाय।